प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका नाम है आचार्य दीपांकर जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कक्षा 7 के महान व्यक्तित्व में चैप्टर नंबर 10 है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने कक्षा 7 के अध्याय 9 तक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो एक एक वीडियो करके उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, और अगर पढ़ लिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू। काल में विक्रमपुर राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध नगर था। विक्रमपुर के राजा चंद्रगर्भ में प्रतिभा के अंकुर फूटने लगे थे। इस छोटी अवस्था में ही संस्कृत श्लोकों का शुद्ध वाचन करने एवं उनका अर्थ कहने की क्षमता उनमें आ गई थी। राजकुमार चंद्रगर्भ में बचपन से ही सांसारिक वैभव के प्रति कोई लगाव नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। सब लोगों ने उन्हें सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया, किंतु दीपांकर श्री ज्ञान ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था तक कुमार चंद्रगर्भ ने अनेक सिद्ध महात्माओं के साथ रहकर व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा एवं बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया। ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करके उन्होंने महापंडित की उपाधि प्राप्त की। इसी समय वज्रासन महाविहार बुद्ध गया में उन्हें दीपांकर श्री ज्ञान के नाम से विभूषित किया गया। बुद्ध मत के अंतर्गत दीपांकर का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से इनको देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दीपांकर जी ने कितनी कम उम्र में एक विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर थी, और अपने तीनों भाइयों में दूसरे नंबर के होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिभावान थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए और कई सारी चीज़ों का इन्होंने गहन अध्ययन किया, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा, बौद्ध दर्शन। तो इसमें से एक बात कर लेते हैं, तर्कशास्त्र किसे कहते हैं? ऐसा शास्त्र जिसमें तर्क के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, जिसमें एक बात को दूसरी बात तर्क द्वारा सिद्ध की जाती है, ऐसे शास्त्र को हम तर्कशास्त्र कहते हैं। और महात्मा बुद्ध को भी हम दीपांकर के नाम से ही जाने जाते थे, इसलिए यहाँ जो चंद्रगर्भ जी हैं इनका नाम दीपांकर जब हम कहते हैं तो वो बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी नाम से महात्मा बुद्ध को भी हम जानते थे, उनका एक नाम दीपांकर भी था। अध्ययन पूरा कर लेने के बाद श्री चंद्रगर्भ या जिन्हें हम आज आचार्य दीपांकर कहते हैं, भारत के तत्कालीन अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया, अर्थात पढ़ाया। किस लिए भेजा? दीपांकर को अपने देश तिब्बत ले जाने के लिए छोलोचपा आए थे। वहाँ के राजा तिब्बत के इन्हें भेजे थे कि जाइए और दीपांकर जी को हमारे यहाँ ले आइए, जिससे कि यहाँ भी ज्ञान का प्रसार हो। उस समय विक्रमशिला में अनेक आचार्य कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गुणी यही थे जिसके अंदर बहुत सारे गुण थे और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जो इनकी बाणी से बहुत सारे लोग प्रभावित थे। महाराजा के आमंत्रण को स्वीकार कर दीपांकर श्री ज्ञान को 3 वर्ष के लिए तिब्बत जाने की अनुमति दे दी गई। उस समय दीपांकर श्री ज्ञान 59 वर्ष के थे। वह नेपाल होते हुए डबरी नामक स्थान पहुंचे। यहाँ वह 3 वर्ष तक रहे। यहीं पर उन्होंने अनेक पांडित्यपूर्ण रचनाएं की। बोधिपथ प्रदीप ग्रंथ की रचना की।
उसके बाद वे भारत वापस आना चाहते, किंतु नेपाल की सीमा पर लड़ाई छिड़ जाने के कारण वे अपने देश नहीं लौट सके। इसी समय उन्हें केंद्रीय तिब्बत में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में वे कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार करते रहे। तिब्बत में यह बौद्ध मत के नव जागरण का काल था। तिब्बत प्रवास के समय दीपांकर श्रीज्ञान ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को वहां की जनता तक पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध मत से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना एवं अनुवाद किए। बौद्ध विहार एवं भिक्षुशालाओं का निरीक्षण करके उनके सुधार हेतु उन्होंने अपने सुझाव दिए। वो जगह जगह जाते और जो भी कमियां रहती बौद्ध धर्म में या बौद्ध विहार में, उसमें सुधार के बारे में अपना सुझाव देते। जहाँ भिक्षु लोग रह रहे थे, कैसे रह रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उन सबको देख करके उसमें सुधार की वो बात करते। बौद्ध मत के पुनर्गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार दीपांकर श्रीज्ञान 15 वर्षों तक तिब्बत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। 73 वर्ष की अवस्था में वहीं उनका निधन हो गया। तिब्बत में दीपांकर श्रीज्ञान को बौद्ध मत से संबंधित ऐसे ग्रंथों की प्रतिभा, विद्वता और अध्ययनशीलता के परिचायक हैं। आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान के उपदेशों में मानव सेवा और भाईचारे का संदेश भरा हुआ है। उनसे हमें ज्ञान अर्जन की प्रेरणा भी मिली है। बोधिपत प्रदीप में उन्होंने पुरुषों को 3 प्रकार का बताया है: अधम, मध्यम और उत्तम। अर्थात पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: अधम, मध्यम और उत्तम। इनके लक्षणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो लोग किसी प्रकार दूसरों को धोखा देकर, कष्ट पहुंचाकर, भ्रष्ट तरीकों से सांसारिक सुख पाना चाहते हैं, वे अधम पुरुष हैं। संसार के दुखों से विमुख रहकर या कर्म से दूर रहकर भी केवल अपने निर्वाण की बात करते हैं, वे मध्यम पुरुष हैं। और इस प्रकार जो हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरों के सुख दुख की बात करते हैं, और जो हमेशा जो है अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तिब्बत में दीपांकर श्रीज्ञान को लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि देशों में उनकी पावन स्मृति आज भी सजीव बनी हुई है। भारतीय जनमानस में उनकी स्मृति को सद्भाव और आपसी सहयोग के प्रतीक हमारा सिर गर्व से भर गया। और एक मनुष्य को कैसे सद्भाव से रहना चाहिए, कैसे प्रेम से रहना चाहिए, कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, कैसे अच्छा जीवन बिताना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बहुत से अच्छे ज्ञान दिए। कैसे इस बात पर आधारित यहाँ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। आप इनको देख करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको जब नया वीडियो कभी आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।